भारत के भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी में हम पहले चैप्टर हम पढ़ रहे थे साइज एंड लोकेशन। तो उसी क्रम में पार्ट 2 वीडियो में हम देखते हैं कि भारत के आकार एवं अवस्थिति के बारे में हमने अच्छे से समझा था। भारत की खगोलीय स्थिति क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन क्या है, भारत का अक्षांश विस्तार कैसा है, कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री, भारत की समुद्री सीमा, भारत की अवस्थिति क्या है, ग्लोब पर कौन से गोलार्ध में आता है। इन सभी क्वेश्चनों को हमने बड़े अच्छे से उसको कवर किया था, कॉन्सेप्ट हमने बड़े अच्छे से कवर किया था। और अभी उसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में। और इसी चैप्टर में हम देखते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं। 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे। 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था। 2 जून 2014 को भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले भारत में थोड़ा सा समझ लेते हैं, 7 राज्य थे प्लस 2 यूनियन टेरिटरी हो गई, 2 यूनियन टेरिटरी और जुड़ गई तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई, 9 हो गई। उसके बाद दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थी, अलग अलग थी, दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको मर्ज करके एक बना दिया गया। तो इसलिए एक माइनस कर देंगे यहां से, तो ये हो जाएंगी 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर जो राज्य, जो क्षेत्र, जो भूभाग केंद्र के अंडर में होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। वहां पर केंद्र का शासन चलता है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो संघ सरकार यानी कि भारत सरकार, दूसरी राज्यों की सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं क्षेत्र, उन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, उन्हें केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। जो स्टेट होते हैं उनका अपना मुख्यमंत्री होता है, अपनी स्पेशल बॉडी होती है और अलग उनका पूरा एक बाउंड्री होती है। जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी में वैसे मुख्यमंत्री होते हैं और उनके अलावा वहां पर केंद्र द्वारा उपराज्यपाल या कोई प्रशासक वहां नियुक्त किया जाता है केंद्र द्वारा। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में और जानकारी हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय शासन वाले चैप्टर में देखेंगे, इंडियन गवर्नेंस वाले चैप्टर में। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी वाले चैप्टर में यानी कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरी ज्योग्राफी इसके ऊपर बेस है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहां पर है, आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु कहां पर है। तो ऐसे ही किसी भी चीज को अपनी पकड़ बनाने के लिए, किसी भी टॉपिक पर पकड़ बनाने के लिए
एक कीवर्ड्स होता है, की फैक्टर होता है हर चीज का, कि उसको हम कैसे पकड़ पाएं, कैसे उस पर अपनी समझ बनाएं। जैसे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए मैंने बताया कि मैप की जरूरत होती है, मैप की आवश्यकता होती है। और मैप को पढ़ने के लिए जैसे आप कोई फोटो देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, तो वो हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाती हैं वो चीजें। ऐसे ही आपके माइंड में मैप सेट हो जाएगा और वो लोकेशन आपके माइंड में हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। जो आंखों का कैमरा है आपका, ये हर चीज को कैप्चर कर लेता है। जैसे आपने कोई भी 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई मूवी अब देखते हैं, तो उसकी आज बात करेंगे तो वो पर्दे आपके सामने आने लगते हैं। ऐसे ही हम जब एग्जाम हॉल में बैठे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या इनमें से कौन से राज्य कर्क रेखा के अंतर्गत नहीं आते, तो वो लोकेशन स्टेट्स की वो माइंड में हमारे चलनी चाहिए। जब एग्जाम हॉल में हम बैठे उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वह पर्दे उसकी तस्वीर के, उसकी लोकेशन के वह हमारे माइंड में आने चाहिए, फिर हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो सबसे ऊपर शुरुआत करते हैं, नंबर 1 लद्दाख। नंबर 1 पे लद्दाख, यहाँ पर ये केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। इसकी कैपिटल लेह, इनकी कैपिटल भी जानेंगे आप। फिर आता है आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर। कैपिटल इसकी श्रीनगर है, श्रीनगर। गर्मियों में श्रीनगर हो जाती है और सर्दियों में जम्मू हो जाती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि जम्मू नीचे वाला क्षेत्र है, श्रीनगर ऊपर। तो श्रीनगर में ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जब ज़्यादा बर्फ पड़ने लगती है तो जम्मू में ले आते हैं, वहाँ कम ठंडी होती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। एक सीक्वेंस से इसको पढ़ते चलेंगे। UK उत्तराखंड, कैपिटल इज देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर अब इधर आ जाता है आपका पंजाब, ये हरियाणा, HR का मतलब हरियाणा, PB का मतलब पंजाब। और इन दोनों की जो संयुक्त राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़, संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। एक यूनियन टेरिटरी तो ये हो गई, एक जम्मू एंड कश्मीर, तीसरी होगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, जॉइंट कैपिटल है, और इसकी एक ये यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित राज्य भी है। फिर आ जाता आपका दिल्ली, यूनियन टेरिटरी 4 हो गई है ऊपर। फिर इधर बात करेंगे UP, उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। फिर आ जाता है इधर आपका राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जयपुर। फिर आता मध्य प्रदेश, MP, भोपाल, भोपाल। फिर ये आपका महाराष्ट्र से पहले गुजरात, गुजरात, गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर। गांधी जी यहीं पैदा हुए थे गुजरात में, लेकिन गांधीनगर में पैदा नहीं हुए थे, ये ध्यान रखना। गांधी जो थे पोरबंदर में, गांधी जी जो पैदा हुए थे वो पोरबंदर में पैदा हुए थे।
फिर आता महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई मुंबई जो है ये 7 टापुओं पर बसा हुआ है, यानी कि 7 द्वीपों पर बसा है, 7 आइलैंड पर बसा हुआ है। 7 आइलैंड, 7 आइलैंड पर ये बसा हुआ है। ऐसा कौन सा महानगर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महानगर है जो 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, 7 द्वीप पर बसा हुआ है। 7 आइलैंड का मतलब है, 7 द्वीप का मतलब है यानी कि 7 आइलैंड। और आइलैंड होता क्या है, यानी कि वह स्थल जिसके चारों ओर पानी होता है, वह स्थल जिसके चारों ओर पानी से घिरा होता है, जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो मुंबई क्या एक महानगर है और ये 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद गोवा, इसकी कैपिटल है पणजी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फिर आ जाता कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। फिर ये आपका केरल, केरला, इंग्लिश में केरला कह देते हैं, केरल, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। फिर आ जाता तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई। फिर आ जाए इधर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैपिटल इसकी अमरावती। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में से कट के अलग हुआ है, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद। छत्तीसगढ़, ओडिशा और ये झारखंड, ये आपका ओडिशा है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। फिर ये आपका छत्तीसगढ़ है, कैपिटल है रायपुर, रायपुर। पश्चिम बंगाल कैपिटल है इसकी कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की। झारखंड की रांची, कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बन गया था एग्जाम में कि किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होती है, रांची से। और एक बार और क्वेश्चन पूछ लेता है इसी पे, यानी कि किस राज्य के कोर्ट से, यानी कि हाई कोर्ट से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी कि रांची में अपना हाई कोर्ट है झारखंड राज्य का, तो रांची से ये होकर गुजर रही है, तो यानी कि रांची हाई कोर्ट से ये कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। फिर ऊपर आता है ये बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र, जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र, पटना का। फिर ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम कैपिटल है गंगटोक, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक।
फिर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ईटानगर। फिर नीचे आपका नागालैंड, नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा, कोहिमा, नागालैंड। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है ये, यानी कि जिसकी जो जनसंख्या है, जिसकी जो पॉपुलेशन है, वो 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक हो गई, नेगेटिव में गई है, यानी कि कम हो गई है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई है। तो नागालैंड नकारात्मक। उसके बाद मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर ये आता मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। फिर आता मेघालय, एमजी, शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय, मेघ प्लस आलय, बादलों का घर। मेघालय में एक ऐसी जगह है मासिनराम, सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, पूरे वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मासिनराम है। पहले चेरापूंजी होता था, वो भी यही है, अब मासिनराम है। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो यही है। तो यहाँ एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चार तो ये हमने देख लिए थे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। और यहाँ पर जो है ये दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम रह गई है, एंड दमन एंड दीव, और राजधानी इनकी दमन है। फिर आ जाता है लक्षद्वीप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप, कैपिटल है इसकी कावारत्ती, कावारत्ती। फिर आ जाता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। जो पुदुचेरी राज्य है, जिसका पहला नाम था पांडिचेरी, अब इसको पुदुचेरी कहा जाता है। ये तीन राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है कि जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, या ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 स्थानों में फैला हुआ है, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसको यनम के नाम से जाना जाता है, और यहां पर तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, कराईकल के नाम से जाना जाता है, और इधर केरला में आपको इसको माहे के नाम से जाना जाता है। केरला में इसे माहे के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझने वाला क्वेश्चन है। दोबारा समझ लो कि ये जो है, जो पुदुचेरी राज्य है, जिसका पहले नाम था पांडिचेरी, यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और 4 स्थानों पर है यनम। आंध्र प्रदेश में इसको यनम कहा जाता है, और तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में इसको माहे के नाम से जाना जाता है। तो कितना हो गया हमारे 5, 6 और 7। और 8वां केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान एवं निकोबार। इसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर होया करती थी,
अभी हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है, इसकी राजधानी, इसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम कर दिया। तो नया अपडेट क्वेश्चन पूछ लेता है, और यही है कि सामान्य जानकारी में जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता आपकी कितनी है, यानी कि करंट अफेयर से नॉलेज आपकी कितनी है, कितने जुड़ा है आप, करंट की चीजों से आप कितने अवेयर हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने देखा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जैसे मैंने आपको ये बना के सिखाया है, और ऐसे ही आप इसको कई बार बना के देखेंगे, क्योंकि इससे आपका करंट अफेयर जुड़ा रहेगा। आप जीएस पढ़ेंगे, कहीं भी आप अखबार पढ़ रहे हैं सुबह ही, तो तमिलनाडु की सरकार, नई सरकार बनी और वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने, इतनी इतनी सीटें वहाँ मिली, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु कहाँ है। अखबार पढ़ते ही आप तमिलनाडु को एकदम पता लग जाएगा कि ये तमिलनाडु है और यहाँ पर ये सरकार बनी, ये चेंज हुआ, या कोई सम्मेलन हुआ, कोई क्रिकेट मैच हुआ, या कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ, कहीं से मिसाइल लॉन्च हुई। अभी हम देखेंगे सारे सेंटर कहाँ कहाँ हैं, सभी चीज़ों के अलग अलग। नया कुछ भी हो रहा है, अखबार में आ रहा कि केरल में हाल ही में मानसून आया, तो मानसून के बारे में हम देखेंगे, मानसून के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बताओ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े आईएएस तक के एग्जाम में ये सब पीछे जे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक सीक्वेंस अपने माइंड में एक सेट कर लेंगे, और पूछ लेगा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, या ये क्वेश्चन डाल देगा कि किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से नहीं गुजरती। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। स्थलीय सीमा 7 राज्यों से मिलती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और समुद्री सीमा 9 राज्यों से मिलती है। तो क्या हो गया, 7, 8, 9, एक सीक्वेंस भी बन रहा है 7, 8, 9 का। तो कभी भूल जाओ तो ये एक ट्रिक है छोटी सी, इसको भी याद रख के आप निकाल सकते हैं कि बहुत चीजें जो फैक्चुअल नॉलेज होती है, जो डिजिट वाली नॉलेज होती है, वो कभी कभी भूल भी जाते हैं कि यार 8 से गुजरती है या 7 से गुजरती है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं कि यार 7 था या 8 था, तो एक 7, 8, 9 आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया इतना। और अगला टॉपिक इसमें रह गया कि भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन सी से मिलती है, कौन कौन से देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री है और उन्हें किन नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है यहाँ पर, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। ये वाली जो बाउंड्री है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से ये रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आती है डूरन रेखा, उसके बाद डूरन रेखा पूछी जाती है, कहां पर है, किन देशों से मिलती है। डूरन रेखा जो है ये अफगानिस्तान, अभी मैंने बताया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि भारत की बाउंड्री यहां भी मिल रही है। तो डूरन लाइन जो है वो आपकी भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मिलती है। ठीक है, डूरन लाइन। फिर आती है एक लाइन यहाँ पर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल,
लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये पीओके वाले क्षेत्र में और भारत के बीच स्थित है। पीओके, पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि भारत का वह क्षेत्र जो पाक ने अधिकृत किया हुआ है, कब्जाया हुआ है, उसे पीओके कहा था। उनके बीच जो लाइन है उसको एलओसी के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक आती है आपकी एलएसी, एलएसी, एलएसी के बीच विवाद चलता रहता है, एलओसी के बीच विवाद चलता रहता है। करंट के क्वेश्चन यहां से बन सकता है एग्जाम में। तो एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और जो भारत का कब्जा क्षेत्र है, लद्दाख वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो चाइना ने कब्जाया हुआ है। तो वहां पर एक लाइन खींचती जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक आती है मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ये भारत और चाइना के बीच है, अरुणाचल प्रदेश में। और 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद आता है एक सरक्रीक रेखा, जो सरक्रीक रेखा गुजरात में है, भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रीक रेखा, वहां जगह कम रह गई इसलिए यहां पर लिख रहा हूं सरक्रीक रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एक विवादित है ये भी आज तक। गुजरात में, भारत के जो गुजरात राज्य है यहाँ पर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो कितने राज्यों से मिली हुई है, या भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है रेड क्लिफ, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से मिली हुई है। तो ये आपका हुआ भारत का आकार एवं स्थिति, यानी कि साइज एंड लोकेशन। बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के आधार पर जो आगे जो चैप्टर आएंगे, ज्योग्राफी में जो आगे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो इसी के आधार पर आगे आपको बेस बनाकर इन सब चीज़ों का, क्योंकि पॉलिटिकल इसका ज़रूरी होता है, पॉलिटिकल मैप समझना ज़रूरी होता है। अगली क्लासों में और इसी तरीके से और बड़े अच्छे ढंग से इनके क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में आज इतना ही रखें।